कुछ देर सफर करने के बाद मैं पहुंच गया एक ऐसे गांव में जिसे बाहर से देखकर शायद आप साधारण समझ लें, लेकिन इस गांव की कहानी करीब 1000 साल पुरानी है। और इस गांव का नाम है ताबो। चारों तरफ मिट्टी के पहाड़, मिट्टी से बने घर, धूल भरी गलियां और इनके बीच खड़ा एक ऐसा बौद्ध मठ जो आज भी 1000 साल पुराना इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस मठ को 996 ईस्वी में बनाया गया था। समय बदल गया, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन ताबो का मठ आज भी उसी तरह खड़ा है। शायद यही वजह है कि हर साल हजारों लोग इस छोटे से गांव तक खींचे चले आते हैं। लेकिन ताबो की कहानी सिर्फ इस मठ तक ही सीमित नहीं है। इस गांव के ऊपर पहाड़ों में आज भी वो पुरानी गुफाएं मौजूद हैं जहां कभी बौद्ध भिक्षु महीनों तक ध्यान किया करते थे। आखिर इस छोटे से गांव में ऐसा क्या है जो इसे स्पीति घाटी का सबसे खास बनाता है? और क्या सच में आज भी यहां 1000 साल पुरानी विरासत उसी तरह जिंदा है? आज मैं पूरे ताबो को करीब से देखूंगा, इसकी गलियों में घूमूंगा, मठ के अंदर जाऊंगा और उन गुफाओं तक भी पहुंचने की कोशिश करूंगा जहां कभी साधना हुआ करती थी। चलिए शुरू करते हैं ताबो की कहानी। सुबह चितकुल से निकलने के बाद सफर फिर से शुरू हो गया। सड़क कभी नदी के बिल्कुल पास आ जाती तो कभी पहाड़ों के बीच से निकल जाती, और हर मोड़ पर नजारा पहले से अलग मिल रहा था। कुछ देर के बाद रास्ते में मां शेरावाली का मंदिर आ गया। यहां से गुजरने वाले ज्यादातर लोग कुछ पल रुककर माता के दर्शन जरूर करते हैं और फिर अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। मैंने भी हाथ जोड़कर माता का आशीर्वाद लिया और फिर आगे निकल पड़ा। आगे बसपा नदी पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिखाई दिया। इतनी ऊंचाई पर इस तरह का प्रोजेक्ट देखकर हैरानी भी होती है कि पहाड़ों के बीच इतना बड़ा काम कैसे किया होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पहाड़ों की बनावट भी बदलने लगी। कहीं सीधी चट्टानें, कहीं अलग अलग रंगों की पहाड़ियां, और हर मोड़ पर नजारा बदल रहा था। शाम होते होते मैं कल्पा पहुंच गया। आज मुझे यहीं रुकना था। होटल में सामान रखने के बाद मैं कल्पा की गलियों में निकल पड़ा। छोटा सा पहाड़ी कस्बा, लेकिन माहौल इतना शांत कि बिना किसी जल्दी के बस चलते रहने का मन करे। यहाँ छोटे छोटे होटल, कैफे और स्थानीय दुकानों के बीच लोगों की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। यहाँ एक बौद्ध मठ भी है। किन्नौर में बौद्ध मठ और हिंदू परंपराएं सदियों से एक साथ चलती आ रही हैं, और ये मठ उसी संस्कृति का एक खूबसूरत उदाहरण है। लेकिन कल्पा की सबसे बड़ी पहचान है श्री किन्नर कैलाश। शाम ढल रही थी और होटल की बालकनी के सामने किन्नर कैलाश की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थी। सूरज की आखिरी किरणें जब उन पर पड़ी तो पूरा पहाड़ सुनहरे रंग में बदल गया और सभी चोटियां सोने जैसी चमक रही थी। किन्नौर की अपनी एक अलग संस्कृति है। यहाँ के लोगों को पुराने समय से देव संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार किन्नौर को देवताओं की भूमि माना जाता है। शायद यही वजह है कि यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज बाकी जगहों से थोड़े अलग दिखाई देते हैं।
सुबह जैसे ही कमरे का पर्दा हटाया, सामने वही किन्नर कैलाश फिर दिखाई दी। कल शाम जो चोटियां सुनहरी दिखाई दे रही थी, सुबह की पहली रोशनी में वही चोटियां चांदी की तरह चमक रही थी। मैं काफी देर तक उस दृश्य को देखता ही रहा। नाश्ता करके मैंने होटल से चेकआउट किया और फिर गाड़ी स्पीति घाटी की तरफ निकल पड़ी। अब रास्ता पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा। पहाड़ों को काटकर बनाई गई सड़कें शुरू हो गई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पहाड़ों का रंग भी बदलने लगा। धीरे धीरे हरे पेड़ कम होने लगे और उनकी जगह भूरे पहाड़ और सूखे पहाड़ दिखाई देने लगे। हर मोड़ पर रुकने का मन कर रहा था। कहीं पहाड़ों की अलग बनावट, कहीं दूर तक फैली घाटियां और कहीं ऐसी सड़कें जिन्हें देखकर बस एक ही बात दिमाग में आती थी कि आखिर इन्हें बनाया कैसे होगा। थोड़ी ही देर बाद मैं खाब संगम पहुंच गया। यही वो जगह है जहां हिमाचल की दो बड़ी नदियां सतलुज और स्पीति एक दूसरे से मिलती हैं। इसी जगह से स्पीति घाटी का असली सफर शुरू माना जाता है। आगे बढ़ते ही पहाड़ों का रंग बदल जाता है, पेड़ लगभग गायब होने लगते हैं और पूरा नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। खाब संगम सिर्फ दो नदियों का मिलन नहीं है, बल्कि किन्नौर और स्पीति दो अलग अलग दुनिया को जोड़ने वाली जगह भी है। शायद यही वजह है कि यहां से गुजरने वाला लगभग हर मुसाफिर कुछ देर के लिए यहां जरूर रुकता है। मैं भी कुछ देर यहीं खड़ा रहा, नीचे बहती दोनों नदियों को देखता रहा और फिर स्पीति घाटी की तरफ अपना सफर आगे बढ़ा दिया। खाब संगम से आगे बढ़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। कुछ किलोमीटर पहले जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे, अब उनका रंग पूरी तरह से बदल चुका था। कहीं भूरे पहाड़, कहीं लाल मिट्टी जैसी चट्टानें, कहीं काले रंग की परतें और दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां। हर 5 से 10 किलोमीटर बाद ऐसा लगता था जैसे पूरी घाटी का चेहरा ही बदल गया हो। सड़क पहाड़ों के बीच से निकल रही थी और मैं बार बार गाड़ी धीमी कर लेता था। हर मोड़ पर एक नया नजारा सामने आ जाता, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद नाको आ गया। आज मेरा रुकने का प्लान यहां पर नहीं था, इसलिए मैंने नाको को बाहर से देखा और बिना ज्यादा रुके आगे बढ़ गया। नाको से निकलने के बाद एक जगह नीचे मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इतनी ऊंचाई पर चारों तरफ पहाड़ों के बीच बच्चों को क्रिकेट खेलते देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। अब ताबो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ता अभी भी लगातार चौंका रहा था। कहीं ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों पे किसी ने अलग अलग रंगों से पेंटिंग बना दी हो। कहीं बिल्कुल सूखे पहाड़, तो कहीं बर्फ से ढकी चोटियां और कहीं चट्टानों की ऐसी परतें। ऐसा लगता था मानो धरती ने अपना लाखों साल का इतिहास खुली किताब की तरह सामने रख दिया हो। सच में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। लंबे सफर और कठिन पहाड़ी रास्तों की वजह से हर कोई स्पीति घाटी के इस हिस्से तक पहुंच नहीं पाता। इन नजारों को देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब ताबो का बोर्ड सामने दिखाई देने लगा और अब शुरू होने वाली थी इस सफर की एक और कहानी। सबसे पहले मेरी नजर स्कूल के बच्चों पर पड़ी। स्कूल का गेट शायद अभी खुला नहीं था। बाजार भी धीरे धीरे खुलने लगे थे। दुकानदार अपनी दुकान सजा रहे थे।
थोड़ी ही देर में मैं ताबो के मठ में पहुंच गया। यही वो जगह है जिसकी वजह से ताबो को पूरी दुनिया में जाना जाता है। करीब 1000 साल पुराना ये मठ आज भी उसी शांति के साथ खड़ा है। यहां पर काफी पर्यटक भी आए हुए थे। कोई मठ को ध्यान से देख रहा था तो कोई उसकी पुरानी दीवारों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था, और मैं भी धीरे धीरे पूरे परिसर को देख रहा था। मठ के चारों तरफ मिट्टी से बनी पुरानी संरचनाएं दिखाई दे रही थी। इन्हें देखकर साफ महसूस होता है कि यहाँ की वास्तुकला बाकी हिमाचल से बिल्कुल अलग है। इतने साल बीत जाने के बाद भी ये आज तक सुरक्षित है, और यही ताबो की सबसे बड़ी पहचान है। मैं हर कोने को ध्यान से देख रहा था। जितना देखता उतना ही मन करता कि इसके बारे में और जानूं। मठ के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैंने कैमरा बाहर ही रख दिया और अंदर जाकर कुछ देर शांति से बैठ गया। सदियों से ना जाने कितने भिक्षुओं ने यहां ध्यान और साधना की होगी। शायद यही वजह है कि आज भी यहां बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। ताबो का ये हिस्सा देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये भी भारत का ही हिस्सा है। जितना मैं इन्हें देख रहा था उतना ही हैरान होता जा रहा था कि इतनी अनमोल विरासत आज भी इतनी सादगी से यहां खड़ी है। मठ देखने के बाद मैं ताबो की गलियों में निकल पड़ा। छोटा सा गांव, कच्ची मिट्टी के घर, शांत गलियां और चारों तरफ वही अलग सा माहौल। बस मैं इस गांव को करीब से महसूस करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद मैं उन गुफाओं की तरफ निकल पड़ा जो ताबो की पहाड़ियों के ऊपर बनी हुई थी। कहा जाता है कि पुराने समय में बौद्ध भिक्षु इन्हीं गुफाओं में ध्यान और साधना किया करते थे। गाड़ी नीचे छोड़ी और पैदल ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था पूरा ताबो गांव नीचे दिखाई देने लगा। गुफाओं के पास पहुंचकर समझ आया कि इन्हें रहने के लिए नहीं बल्कि एकांत में साधना करने के लिए बनाया होगा। मैं कुछ देर वहीं बैठ गया। सामने दूर दूर तक फैली स्पीति घाटी दिखाई दे रही थी। नीचे छोटा सा ताबो गांव और ऊपर ये सदियों पुरानी गुफाएं। कुछ देर उस जगह को महसूस करने के बाद मैं वापस नीचे उतर आया। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर उन गुफाओं और पूरे ताबो गांव को ध्यान से देखा और फिर गाड़ी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ा दी। दोस्तों, अब मैं जा रहा हूं एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनकर शायद आपको भी यकीन ना हो। हिमाचल के एक छोटे से गांव में आज भी एक ऐसी मम्मी सुरक्षित रखी गई है जो करीब 500 साल पुरानी मानी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि इस मम्मी को ना किसी केमिकल से सुरक्षित रखा गया है और ना ही किसी आधुनिक तकनीक से। फिर इतने सालों बाद भी ये आज तक सुरक्षित कैसे है? कहा जाता है कि ये एक बौद्ध भिक्षु की मम्मी है। इसके पीछे कई स्थानीय कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आखिर उस भिक्षु के साथ ऐसा क्या हुआ था और हिमाचल के दूर दराज गांव में ये मम्मी आज तक सुरक्षित कैसे है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में निकल चुका हूं गिऊ गांव की तरफ। अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा इस मम्मी की पूरी कहानी और वो जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि ताबो की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलता हूं अगले एपिसोड में गिऊ गांव की उस रहस्यमयी मम्मी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।